हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं और जो आपको साइंस का बुक है उसमें जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है और केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसी की पार्ट नंबर 7 की आज पढ़ाई करेंगे। आज हम 7वें पार्ट की पढ़ाई करेंगे। छठे पार्ट में हम क्या पढ़े, तो छठे पार्ट में क्या क्या पढ़ लिए थे, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा प्रकार होता है, तो उसमें बहुत सारे प्रकार पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो उसमें सबसे लास्ट जो टाइप था, लास्ट जो प्रकार था वो क्या था, ऑक्सीकरण और अवकरण, जिसको हम लोग उपचयन और अपचयन भी बोलते हैं ना। ऑक्सीकरण को उपचयन और अवकरण को अपचयन बोलते हैं कि नहीं। तो उसी पार्ट में हम आपको बताए थे कि अगले पार्ट में हम आपको क्या बताएंगे, तो ऑक्सीकरण अवकरण का दैनिक जीवन में उपयोग। ऑक्सीकरण और अवकरण का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है वो हम लोग बोले थे पिछले पार्ट में कि आज के पार्ट में जानेंगे। तो चलिए आज के पार्ट में हम आपको वही बताएंगे, ऑक्सीकरण अवकरण का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग होता है। साथ ही साथ कुछ पॉइंट है वो हम आपको बताएंगे। ये जो पॉइंट है एक तरह से क्या है ना, आपके लिए क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो भी पॉइंट यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ये सब पॉइंट आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही खास है और साथ ही साथ नॉलेजेबल भी, आपको नॉलेज भी बहुत सारा देने वाला इसमें है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको ये पूरा का पूरा बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको कॉपी में क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उम्मीद आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ले लिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला जो टॉपिक आज का है कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का उपयोग क्या है। तो दैनिक जीवन में बहुत सारा ऐसा केस आता है जहां पर ऑक्सीकरण अवकरण का प्रयोग होता है। दैनिक जीवन में बहुत सारा ऐसा स्थिति आता है, केस आता है जहां पर ऑक्सीकरण अवकरण का प्रयोग होता है। जिसे हम लोग जो सांस लेते हैं, श्वसन, है ना, तो श्वसन में भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में भी ऑक्सीकरण का प्रयोग होता है। भोजन का पचना, जो हमारे शरीर में भोजन पचता है वो भी क्या है, वो भी एक ऑक्सीकरण का अभिक्रिया है, ठीक है। वो भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लेकिन वो वियोजन अभिक्रिया भी है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर वियोजन अभिक्रिया कैसे है। तो वियोजन अभिक्रिया कैसे हम आपको पिछले पार्ट में बता चुके हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो जिसमें एक पदार्थ टूट कर क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। जो हम भोजन खाते हैं वो शरीर के अंदर जाके क्या करता है, वो तो एक पदार्थ होता है, टूट के क्या होता है, बहुत सारे टुकड़ा में बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है ना। उसके अंदर जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, भोजन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं। सिंपल पार्टिकल्स में वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। आया समझ ना। तो जो भोजन का पचना वो वियोजन भी है, लेकिन साथ ही साथ वो ऑक्सीकरण भी है। कैसे, तो ऑक्सीकरण कैसे है भाई, तो उसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन का संयोग होता है। किसमें, भोजन में। जब भोजन पचता है तो वहां पर ऑक्सीजन का क्या होता है, वहां पर एडिशन होता है, संयोग होता है। तो ऑक्सीजन के संयोग को ही तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। हम आपको पिछले पार्ट में बता चुके हैं, ऑक्सीजन के संयोग को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो गया कौन, भोजन का पचना। आया समझना। ये ऊष्माक्षेपी भी हो गया भाई। कैसे ऊष्माक्षेपी हुआ, तो इससे बहुत ज्यादा क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। भोजन पचता है तो ऊर्जा निकलता है ना जी। तो जिस अभिक्रिया से ऊर्जा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। ये आपको हम पार्ट 2-3 में बता चुके हैं, पता है ना। पार्ट 2 में बताएंगे ये ब्लॉक कि जिस अभिक्रिया से ऊर्जा निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। तो भोजन जब पचता है तो ऊर्जा निकलता है कि नहीं निकलता है, वही ऊर्जा का हम लोग यूज करते हैं। तो भोजन पचता है तो ऊर्जा निकलता है, इसलिए भोजन का पचना क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आया। चलिए अगला जो पॉइंट है, भोजन का दुर्गंधित होना, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसमें भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। इसमें भी कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। और अगले पार्ट में हम इसको डिटेल से जानेंगे। जो भोजन का दुर्गंधित होना है, भोजन का जो खराब होना है, अगले पार्ट में हम यही स्पेशल पढ़ाई करेंगे। जो पार्ट नंबर 0 नहीं है ना, पार्ट नंबर 1 में लोग इसी को जानेंगे कि भोजन का दुर्गंधित होना क्या होता है। अभी हल्का सा समझ लीजिए, जब भी आप भोजन को खुला छोड़ देते हो, जब भी आप भोजन को खुला छोड़ते हो, लंबे समय तक हवा में छोड़ देते हो, तो क्या होता है कि कुछ देर के बाद भोजन का जो स्वाद होता है या भोजन का जो गंध होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। नहीं होता खराब, तो आप बोलते हैं कि भोजन में बासी हो गया। न बोलते हैं मम्मी रोटियां बासी हो लो, न खेबो महकी तो, बोलता है कि नहीं बोलता है, भात बासी हो लो, सब्जियां महकी तो न खेबो। तो यही हुआ विकृत गंधिता। क्या हुआ,
विकृत गणिता, मतलब जब भी हम भोजन को लंबे समय तक छोड़ देते हैं बाहर हवा में खुला में, तो होता क्या है ना कि वो खराब हो जाता है, उसका गंध खराब हो जाता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है। अब क्यों खराब होता है ये सब जानेंगे अगले पार्ट में, बस अभी इतना जाने कि उसका स्वाद और गंध खराब हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गणिता। क्या बोलते हैं, विकृत गणिता। ठीक है, अगला है दहन। दहन मतलब क्या, तो कोई भी चीज जो जलता है उसी को बोलते हैं दहन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज जो जलता है उसी को क्या बोलते हैं, दहन। ठीक है, जिस टाइम ठंडा का मौसम था आप लोग खूब आग जला के तापी होंगे भाई, है ना, तो दहन है। घर में मम्मी खाना बनाती है तो या तो गैस पर बनाती है तो गैस का दहन होता है ना, आप मोमबत्ती जलाते हो तो मोम का दहन होता है। ठीक है, तो वो सब दहन है। तो दहन भी पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में दहन भी पढ़ेंगे आगे के पार्ट में। ठीक है, अगला है श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की क्रिया में भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। दहन में भी ऑक्सीकरण होता है। तो सर दहन में ऑक्सीकरण कैसे होता है, तो क्योंकि दहन में जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक दहन होने वाला नहीं है। जब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब तक कोई भी चीज में आग आप नहीं लगा सकते। आग लगने के लिए, आग जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जो ऑक्सीजन मिलता है तो उसी को तो बोलते हैं ऑक्सीकरण, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो दहन भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आ रहा है समझ में, आया कि नहीं आया। उसी प्रकार भोजन जो दुर्गंधित हुआ कैसे हुआ, इसमें ऑक्सीजन जाके मिल गया, क्या मिल गया था, ऑक्सीजन मिल गया था, इसलिए भोजन क्या हो गया था, दुर्गंधित हो गया था, खराब हो गया था। ये भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण। आया। अगला है श्वसन। तो श्वसन हम पहले बता रहे कि क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके बाद है संक्षारण। अब ऐसा संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का मतलब क्या होता है, तो आप देखे होंगे कि जब आप लंबे समय तक क्या करते हो, कोई भी धातु का चीज, धातु मतलब जैसे लोहा, कोई भी आप पदार्थ लोहा का ले लेते हो, लोहा का कोई भी चीज, और उसको छोड़ दीजिए, छत पर जाकर रख दीजिए, तो कुछ दिनों के बाद देखेगा वो क्या होता है, उसमें भूरा भूरा कलर का उसके ऊपर लेयर जम जाता है, लाल भूरा, तो बोलते हो कि इसको जंग लग गया। क्या बोलते हो, जंग लग गया, उसी को बोलते हैं संक्षारण। उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण। आया। मतलब धातु के सतह पर क्या होता है ना, उसका जो ऊपर परत जम जाता है, जिसके कारण धातु क्या होता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। जंग लगता है तो नष्ट होता है कि नहीं होता है, जब भी धातु में जंग लगता है तो नष्ट होने लगता है ना जी। तो धातु के सतह पर जब परत जम जाता है, जिसके कारण वो नष्ट होना क्या होता है, शुरू हो जाता है, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे, संक्षारण। ये आपको लेसन नंबर 3 में डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी भी थोड़ा सा बताएंगे आगे के पार्ट में, लेकिन इसको लेसन नंबर 3 में डिटेल से हमको जानना है। आपका जो चैप्टर 3 है धातु अधातु, उसी में संक्षारण जो है एक आपका अच्छा टॉपिक है, उसमें इसको डिटेल से जानेंगे। ठीक है ना, और इस लेसन में भी आपको संक्षारण का डिफिनेशन सब कुछ बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण का क्या क्या प्रभाव दिखते हैं, ठीक है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण का क्या क्या प्रभाव दिखते हैं, तो हम लिखेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण का बहुत सारे प्रभाव दिखते हैं। जैसे ऐसे लिख रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं, क्या लिखिएगा कि दैनिक जीवन में हम बहुत सारे क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव देखते हैं, है ना, हमको ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे श्वसन, भोजन का पचना, दहन, संक्षारण, भोजन का खराब हो जाना जिसको बोलते हैं विकृत गणिता, ये सब क्या प्रभाव है। तो मेरा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए कुछ पॉइंट है जो बहुत खास पॉइंट है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपका है, कह रहा है कि बूझा हुआ जो चूना होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं सफेदी करने में। किसका सफेदी, दीवारों का सफेदी करने, मतलब पुताई। दीपावली में जो दीवारों का पुताई करवाते हो, उजला वाला जो चूना होता है उसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। आया समझ ना। तो सर इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन क्या ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए जो दीवारों में पुताई के रूप में जिस चूने का उपयोग करते हैं उसका क्या नाम है, तो क्या नाम है जी, बूझा हुआ चूना। ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम क्या है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र क्या होता है CaOH का होल 2। आ रहा समझे ना, कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए दीवारों पर जो पुताई करते हैं, सफेदी करते हैं, उसमें बूझा हुआ चूने का यूज क्यों करते हैं, तो इसका आंसर ये पूरा लिखना होगा। तो क्या होता है कि जब बूझा हुआ चूना से हम दीवारों की पुताई करते हैं, तो बूझा हुआ जो चूना है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना जी। तो जो बूझा हुआ चूना है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद 1-2 दिन में क्या होता है, उसको बहुत चमक आ जाता है।
तब मैं देखता कि घर चमकने लगता है, नहीं चमकता है, आया समझे ना। तो किसके कारण चमकता है? तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया ना चुनवा, उससे वहां बन गया क्या? तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण उसमें क्या होता है? संगमरमर जैसा चमक आ जाता है। संगमरमर मतलब मार्बल, मार्बल जैसा क्या आ जाता है? चमक आ जाता है। उसका देखिए यहाँ पर इक्वेशन है, कहीं कहता है कि इक्वेशन भी लिखिए, इक्वेशन यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये आपका हो गया बुझा हुआ चूना, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों क्या किया? रिएक्शन किया, तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। कोई दिक्कत? अब संगमरमर का कोई फॉर्मूला पूछेगा, बताइए संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? तो यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ही। ठीक है, तो समझ आया कि बुझा हुआ चूना का उपयोग क्यों करते हैं सफेदी करने में? नहीं, कि बुझा हुआ चूना से सफेदी जब कर देते हैं तो देखिए तुरंत चमक नहीं आएगा, तुरंत आ जाता है चमक। क्या अभी आप पुताई करते हैं, अभी चमक लगता है? नहीं ना। जब आप पुताई कर देते हो तो एक दिन 2 दिन में क्या होता है? धीरे धीरे चमकना शुरू हो जाता है, नहीं हो जाता है? उसमें निखार आ जाता है, नहीं? तो किसके कारण? तो 1-2 दिन में वो क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड से क्या किया? अभिक्रिया किया, और करके क्या बना लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। उसी से उसमें क्या आ गया? चमक आ गया। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए श्वसन की क्रिया में क्या होता है? ऊर्जा निकलता है। श्वसन की क्रिया में क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय क्रिया। आया समझ? ये भी पूछा जा सकता है कि श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि उसमें से ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। अब देखिए हम अभी आपको तुरंत बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट, बताया ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को बताया था कि संगमरमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगमरमर यानी मार्बल बोला जाता है ना। तो इसी का एक और नाम है चूना पत्थर, उसी को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको फॉर्मूला होता है CaO, इसको बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं? चूना। यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना है ना, ये बिना बुझा हुआ चूना। आया समझ ना? ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं? कली चूना। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? तो सीमेंट और कांच के निर्माण में, सीमेंट और कांच के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। अब आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत प्रकार के आप चूना देख रहे हो, नहीं कहीं चूना चूना ही आ गया, नहीं लगता कि दीपावली आ गया। एक चूना आपका आ गया बुझा हुआ, एक हो गया बिना बुझा हुआ, कली चूना है ना, चूना पत्थर, ये सब बहुत सारा आ गया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पता करके बताइए कि जो खैनिया के साथ लगड़ते हैं चुनवा, वो कौन चूना होता है? वो बुझा हुआ चूना होता है कि बिना बुझा हुआ चूना होता है? कली चूना होता है कि चूना पत्थर होता है? या मेरा क्वेश्चन है आपसे, और आप इसको क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में डालोगे। आप जहां से पता करना है, आपके भैया पापा जो भी खाते हैं चूना, उनसे पता करना है तो उनसे पता कीजिए, ठीक ना। या गूगल बाबा से पता करना है तो गूगल बाबा से पता कीजिए। जहां से पता करना है वहां से पता कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कौन सा चूना का उपयोग हम लोग खैनिया के साथ रगड़ने में करते हैं और खाने में करते हैं। आया समझे ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कराएगा हमारे शरीर में जो भोजन का कचरा है वो क्या है? तो वो वियोजन अभिक्रिया भी है। पहले ही बता दिया शुरू में, वीडियो के शुरू में बताया कि वियोजन अभिक्रिया भी है, साथ में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। ठीक है, इसके बाद है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें ऊष्मा की जानकारी दिया हुआ रहता है, ऊष्मा के परिवर्तन की जानकारी रहता है। याद रखिए, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें ऊष्मा के परिवर्तन की जानकारी रहता है उसको बोलते हैं ताप रासायनिक समीकरण। उसको क्या बोलते हैं? ताप रासायनिक समीकरण। जैसे हम आपको पार्ट नंबर 2 में बताए होंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बताए थे ना, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में आपको बताए थे कि इस समीकरणों को हम कैसे उपयोगी बना सकते हैं। तो उसमें बताए थे कि प्लस ऊष्मा लिखकर बना सकते हैं उसको उपयोगी, बताए थे ना। तो जिसमें प्लस ऊष्मा लिखा रहेगा, जिस समीकरण में प्लस ऊष्मा लिखा रहेगा, प्लस हीट लिखा होगा, उसको क्या बोलेंगे? ताप रासायनिक समीकरण। आया समझ ना? कोई दिक्कत? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें ऊष्मा के बारे में जानकारी दिया हुआ है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें ऊष्मा के बारे में जानकारी दिया हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? ताप रासायनिक समीकरण। आया? अब जो आपके पास 2 क्वेश्चन है, ये तो बहुत खास है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम इसको समझाते हैं फिर बताते हैं इसमें क्या ट्रिकी, कहां पर ट्रिक हमको लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है कि जब भी लोहे के टुकड़े को, कोई भी लोहा का टुकड़ा ले लीजिए, काटिए सब ले लीजिए, तो जब भी लोहे के टुकड़े को हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, लोहे के टुकड़े को क्या कर रहे
है? कॉपर सल्फेट में डालना है। किसमें डालना है? कॉपर सल्फेट में। मतलब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट में डालते हैं। तो होता क्या है ना कि लोहा जो है, लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। मतलब लोहा जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कल हम आपको बताए थे, इसके पिछले पाठ में बताया था ना विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो पूछता है कि ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन ही आता है कि ऐसा क्यों होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कैसे बताइएगा कि जो लोहा है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। मतलब यहाँ एक आंसर है, एक आंसर को क्या 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। आ रहा समझ ना? कैसे कैसे पूछेगा? पहले ये पूछेगा कि आप कैसे दिखाइएगा कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, क्यों? या ऐसे ही पूछेगा कि बताइए जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसका आंसर आपको यही लिखना है। तो क्या लिखना है कि जब भी लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। क्या करता है? विस्थापित कर देता है। और ये पूरा लिखना है कि ये लोहा है, ये कॉपर सल्फेट है। तो लोहा क्या किया? कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित किया गया। कॉपर यहां से हट गया जी, यहाँ पर कौन आ गया? लोहा आगे नहीं आ गया और कॉपर साइड में गया। तो इसके कारण होता क्या है ना कि जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है, कॉपर सल्फेट का कैसा रंग होता है? नीला। तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो नीला रंग गायब हो जाता है। नीला रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और बना क्या? बना आयरन सल्फेट ना। क्या बन गया? आयरन सल्फेट। इसी का रंग कैसा हो जाता है? हल्का हरा। रंग कैसा हो जाता है? हल्का हरा। आया समझ में? आया नहीं आया? तो समझा? इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन होता है? लोहा। लोहा अधिक क्रियाशील होता है ना, कॉपर को हटा दिया। तो ये पूरा आंसर हुआ। ठीक है। अब इसमें ट्रिकी क्या है? तो कोई भी क्वेश्चन बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि बताइए जब जिंक के टुकड़े को, ध्यान सुनिए, जिंक के टुकड़े को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है सर, क्या बोल रहे हैं? जिंक के टुकड़ा और किसमें डालना है? सिल्वर नाइट्रेट। बस ट्रिक ये लगाना है कि सर बोल रहे हैं कि जिंक के टुकड़े को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा कि जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। इसको क्या करेगा? विस्थापित कर देगा ना जी। और ये जी साइड पकड़ लेगा और जिंक यहाँ पर आ जाएगा, ये ना। तो क्या लिखेंगे कि जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से क्या करता है? सिल्वर को विस्थापित कर देता है। सिल्वर को क्या करेगा? विस्थापित कर देता है। ठीक है। इसके कारण उसका रंग भी बदल जाता है। कोई दिक्कत? अब ऐसा क्यों होता है भाई? तो क्योंकि जिंक जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। आया समझे ना? कोई दिक्कत? तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन लिए हुए हैं कि क्या कि जब जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो होता क्या कि जिंक किसको विस्थापित करेगा? बताइए। अब फिर से आ गया कॉपर सल्फेट। क्या आ गया? कॉपर सल्फेट। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा तो आप खुद अपने आप लिख लोगे। बस आपको ट्रिक समझना है कि जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या करेगा? जिंक जो है कॉपर को क्या करेगा? मार के भगा देगा, भाग यहाँ से। नहीं, तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को यहाँ से क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो क्या हो जाएगा? फिर से विलयन का रंग चेंज हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था, नीला रंग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। आया समझे ना? नीला रंग गायब हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? तो विस्थापन अभिक्रिया के कारण। अब विस्थापन अभिक्रिया क्यों होता है? तो क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक जो है कॉपर से क्या अधिक क्रियाशील है। तो ये भी हम साबित कर सकते हैं। तो आया समझ ना? जैसे पूछे कि आप कैसे बताइएगा, कैसे आप दिखाइएगा कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है? आपको यही आपको क्या करना होगा? लिख देना होगा। तो आज का वीडियो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आया समझ में? अब अगले पार्ट में आपको बताएंगे, क्या पहले ही बता रहे हैं कि अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे भोजन का दुर्गंधित होना, यानी विकृत गंधिता। आपको ये बताएंगे अगले पार्ट में। फिर दहन जो है वो भी बताएंगे। संचारण भी हल्का फुल्का इसी लेसन में बता देंगे, लेकिन मेनली रूप से किसमें आपको बताएंगे? लेसन 3 में। तो आज से इतना ही मिलते हैं, फिर से मिलते हैं इसी का अगले पार्ट में। क्या लेकर? भोजन का दुर्गंधित होना यानी विकृत गंधिता लेकर आते हैं। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।